नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर विस्तारीकरण को लेकर आसपास बने अवैध मकान, दुकान, होटल को तोड़ने की कार्यवाही तेज हो गई है, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बेगमबाग क्षेत्र के 250 अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है। प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी जा रही है। 100 से अधिक परिवारों ने राशि स्वीकार कर ली है और उनके मकानों को निगम टीम की मदद से ध्वस्त भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राशि स्वीकारने को तैयार नहीं है और विरोध कर रहे हैं। आज भी टीम जब मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करने लगी तो एक महिला व अन्य लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक कार्यवाही को अंजाम दिया। दरअसल राशि देने के लिए आदेश के बाद 3 से 7 दिन का समय तय किया गया था कि इस दिन तक किसी ने राशि नहीं स्वीकारी तो मान लिया जाएगा उसे राशि की ज़रूरत नहीं है और बलपूर्वक कार्यवाही की जाएगी। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया। कार्यवाही करने पहुंची पुलिस व नगर निगम की टीम का महिला व अन्य सदस्यों ने विरोध किया तो टीम ने समझाइश की कोशिश की। नहीं मानने पर बलपूर्वक कार्यवाही की गई। आपको बता दें, महाकाल मंदिर को 10 गुना बड़ा किए जाने की योजना है, जिसने आसपास की होटल, मकान, दुकान एक तय सीमा में आने वालों को ध्वस्त किया जाना है व उन्हें तय राशि देने की योजना है। स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्य की ये योजना 850 करोड़ की है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अब तक 100 से अधिक मकानों पर कार्यवाही की जा चुकी है। आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। सबको राशि के लिए कहा गया था। जिसने स्वीकार की उसके मकान को तोड़ा जा रहा है और जिसने नहीं की उसके मकान भी तोड़े जाने निश्चित है। आज एक महिला ने विरोध किया, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। टीम अपनी कार्यवाही कर रही है। सर बता किस तरह की कार्रवाई? देखिए, आपको विदित है कि ये बेगम बाग की जो बस्ती है, जो इस अतिक्रमण के मकानों यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आज तक हम लोगों ने लगभग 100% लोगों को, 3-4 लोगों को जो नहीं आए उनको जो 3 लाख रुपए की राशि वो दे दी है। और अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी लोगों को मकानों को जो अतिक्रमण किया उसको डेमोलिश किया जाएगा और उसके अनुसार यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। लगभग 100 से अधिक मकानों को, 100 मकानों को यहाँ पे हम तोड़ चुके हैं और बाकी के भी आज और कल में इसको हम पूर्ण करेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक मकान खाली नहीं किया? देखिए, 2 या 3 लोग हैं, बाकी सब सभी व्यक्ति अपना मकान खाली कर चुके हैं और वो राशि भी प्राप्त कर चुके हैं। उन लोगों की क्या मांगे हैं लोगों को खाली करने? कुछ नहीं, लोगों की कोई मांग नहीं है। लोग आ रहे हैं, शहर से आ रहे हैं और इच्छा से अपना मकान खाली कर रहे हैं। ऐसा कोई विरोध नहीं आप लोगों के सामने कभी अभी हुआ नहीं है। एक महिला है, उनका कहना है कि हम खाली नहीं करना चाहते, लेकिन अतिक्रमण का मकान है, अतिक्रमण का मकान है तो उसको हटाएंगे। अगर उनको कंपल्स जो उनको महाकाल मंदिर उनको 3 लाख रुपए अनुदान दे रहा है, वो उनको लेना है, नहीं तो उनका स्वागत है। कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो में इंदौर और सामेर की बार बालाएं शासकीय प्राथमिक महाविद्यालय में डांस कर रही है। ये डांस पार्टी मुकेश चौहान ने किसी के जन्मदिन पर करवाई थी, जिसका वीडियो पत्रकार श्याम पटेल ने वायरल कर पुलिस प्रशासन को जागरूक करवाया था। जिसका बदला लेने के लिए श्याम पटेल पर रात तकरीबन 9 बजे धारदार हथियारों से मुकेश चौहान, कालू कुशवाहा एवं पप्पू कुशवाहा और 2 अज्ञात साथियों ने मिलकर हमला किया। मोटर बाइक को भी तोड़फोड़ की और आग जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल आरोपियों पर प्रकरण दर्ज हो चुका है। पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश चौहान हमेशा शासकीय विद्यालय में ही कार्यक्रम करवाता है, जिसमें लगभग 1 साल के अंदर तक के 4 वीडियो सामने आए हैं। अब सवाल उठते हैं कि सरपंच ने आगे अपने अधिकारियों को अवगत क्यों नहीं किया और लगातार शासकीय स्कूल बार बालाओं, अय्याशियों का अड्डा बना रहा। विद्यालय के प्रिंसिपल से विद्यालय की चाबियां अय्याशों के पास कैसे चली गई, इसकी जांच होना चाहिए। अभी उसी को लेकर कल कोई बात ये आई थी, एक लड़की को उसमें मारपीट हुई है और उसमें इस आधार पर एक एफआईआर इसी बात के लिए की गई, कहीं कोई इसमें आशंका है, कोई वीडियो वायरल करने में कोई भूमिका है। इसको लेकर भी पुलिस ने एक एफआईआर की है और उसमें उसके तथ्यों तक पहुंचा जा रहा है। उसमें पड़ताल की जा रही है कि वास्तव में इसके पीछे मोटिव क्या है और कौन कौन इसमें शामिल है। सर लगातार जैसे कि वीडियो वायरल होते जा रहा है, इसके ऊपर आगे जैसे कि संदेश में जो स्कूल है उसमें वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनको भी कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। हम लोग भी पुलिस की तरफ से भी उनको लिखें कि ये पूरा उसमें क्लियर उसमें इंक्वायरी की जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की।
शहर में थाना माधवनगर क्षेत्र व थाने से 500 मीटर की दूरी पर स्थित फैशन पॉइंट में चाकू की नोक पर गुरुवार देर शाम 8 बजे करीब हुई लूट की वारदात में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होने लगे थे, क्योंकि घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। फुटेज में आरोपी साफ चाकू लहराते धमकाते नजर आ रहे थे। फुटेज में एक महिला ग्राहक भी आरोपी का विरोध करती नजर आ रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी शुक्ल के मार्गदर्शन में टीम गठित हुई और आरोपी को घटना के 16 घंटे के अंतराल में ही गिरफ्तार कर लिया गया व तस्दीक के लिए बीच बाजार घुमाया भी गया। मामले में पुलिस ने एनएसए के तहत कार्यवाही की है। चूँकि आरोपी के पूर्व में भी 16 अपराध अलग अलग थानों में पंजीबद्ध है और 2 बार लूट को अंजाम दे चुका है। आर्म्स एक्ट का भी आरोपी है, जिसका खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। 24 वर्षीय आरोपी विक्की को डमी में लगी लाल रंग की साड़ी पत्नी के लिए पसंद आई थी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो सामने आया कि फैशन पॉइंट के बाहर लगे डमी में आरोपी को लाल रंग की साड़ी पसंद आई थी और वो अपनी पत्नी को साड़ी गिफ्ट करना चाहता था। रुपए न होने और बदमाशी का खौफ दिखाने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। गलती स्वीकारते हुए कहा कि एक साड़ी ही वजह नहीं है, बीच बाजार में बेखौफ लूट को अंजाम दिया गया। उसको देखते हुए 16 घंटे में गिरफ्तारी कर सफलता हासिल की है। चूँकि आरोपी पूर्व का अपराधी है तो एनएसए में कार्यवाही की गई है। पहले दिन पुलिस ने 392 में प्रकरण दर्ज किया था। ये पुलिस थाना माधवनगर टीम द्वारा जो फ्रीगंज में लूट हुई थी, लूट की घटना जो जिस टाइम दुकानें बंद करने का समय था, तो मामले की संजीदगी को देखते हुए अधिकारियों द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए और जैसे ही कायमी हुई आरोपी की तलाशी में टीम लगाई गई जगह पर और पुलिस द्वारा जो 392 आईपीसी लूट का जो मुलजिम था हमारा, उसको गिरफ्तार किया गया। अज्ञात बदमाशों ने लवकुश कॉलोनी थाना नीलगंगा स्थित धर्म विज्ञान शोध संस्था में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पड़ोस के निर्माणाधीन मकान के रास्ते से संस्था की दूसरी मंजिल पर पहुंचे। यहां से खिड़की में पर्दे बांधकर हॉल से सामान चुराकर वापस इसी रास्ते से भाग गए। नीलगंगा पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। धर्म विज्ञान शोध संस्थान लवकुश कॉलोनी के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि 1 जुलाई की रात 9:30 बजे चौकीदार शिव नारायण मेन गेट पर अपने कमरे में था। उसकी पत्नी खुले स्थान पर टहल रही थी। तभी हॉल से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह हॉल में पहुंचे तो देखा एक बदमाश भागने की कोशिश कर रहा है। शिवनारायण ने बदमाश को पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। चौकीदार और उसकी पत्नी ने सचिव अग्रवाल व पुलिस को सूचना दी। संजय अग्रवाल ने बताया कि चोर संस्था के पीछे स्थित निर्माणाधीन मकान से होते हुए दूसरी मंजिल का दरवाजा खोलकर अंदर आए थे। उसके बाद चोरों ने खिड़की में पर्दे बांधकर पहली मंजिल स्थित हॉल में प्रवेश किया। यहां से माइक, एलईडी टीवी आदि सामान चोरी किया। दूसरी मंजिल से चोरों ने कॉपर का मॉडल कीमत करीब 1 लाख रुपए, नल की टोटी आदि सामान भी चोरी किया। पुलिस ने यहां आकर जांच शुरू की। साथ ही नीलगंगा थाने में वैभव जोशी पिता जगदीश जोशी निवासी रविशंकर नगर की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। संजय अग्रवाल ने बताया कि संस्था में देखरेख के लिए शिवनारायण अपने परिवार के साथ ही रहता है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवागमन कम था और कैमरे के तार चूहों ने काट दिए थे। संभवतः 3 से 4 लोगों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक बदमाश को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास कुछ अज्ञात चोर पीछे के रास्ते से चद्दर पे चढ़ के कांच फोड़ के ऊपर फ्रीक्वेंसी हॉल में आ गए। अच्छा। वहां से उनने कुछ जो कॉपर के कुछ मॉडल बने जो फ्रीक्वेंसी देते, जिससे शोध चल रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी से हम इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। उस शोध यंत्रों को डैमेज करके उसके कॉपर की राडें वगैरह उनने तोड़ ली। साथ ही जो भी इस टाइप का उनको उनकी नज़र में जो स्क्रैप लगा वो सब उठा लिया उनने। उसके बाद फिर उसी फ्रीक्वेंसी के रूम से कांच खोल के पर्दे बांध के नीचे हॉल में आ गए, कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक टीवी लगा था जो डेमो के लिए, वो टीवी कुर्सियों पे चढ़ के उतार के ले गए। आखिरी में जब यहाँ पे जो चौकीदार है उनको खटपट हुई और वो भगे, तो ऐसे किसी पीछे के रास्ते से वो भग गए। उसकी हमने प्रॉपर रिपोर्ट भी कर दी है और शायद उसमें से 1-2 जने
पकड़ा भी गया, ऐसा हमें जानकारी नहीं। महाकाल क्षेत्र की महिला रहवासियों ने महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के विरोध में मंदिर के बाहर मानव श्रृंखला बनाई। मंदिर के सामने रहने वाले करीब 500 परिवार विकास की जद में आ रहे हैं। विकास कार्य के कारण क्षेत्र के परिवारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। इसी के विरोध स्वरूप महाकाल मंदिर के बाहर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। शहर के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत अवैध कॉलोनियों और 70 मीटर की जद में आने वाले मकानों, दुकानों, होटलों को तोड़ा जाना है। महाकाल मंदिर के सामने भी विस्तारीकरण किया जाना है। क्षेत्र में करीब 500 परिवार व्यापार, व्यवसाय और निवास करते हैं। क्षेत्र में विकास के कारण इन सभी को मकानों, दुकानों, होटलों को तोड़ा जाना है, जिसका विरोध क्षेत्रवासी चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। विरोध स्वरूप परिवार की महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। महाकाल मंदिर के बाहर महिलाएं एकजुट होकर मानव श्रृंखला बनाती हुई दिखाई दी, वहीं हाथों में तख्तियां लेकर विकास का विरोध किया। क्षेत्र की रहने वाली रेखा कदम ने बताया कि हमारी 4 पीढ़ियां यहां पर रहते रहते हो गई हैं और अब हम ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे प्रशासन हमें मुआवजा दे। है कि यहाँ पर विस्तारीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम परिवार वाले यहाँ से ना कहीं जाएंगे और ना कहीं रहेंगे। हम यहाँ पे पैदा भी नहीं हुए हैं और यहीं पे मरेंगे। और हमारा सभी का ये है कि परिवार के लोगों का रोजगार, सारी चीजें हम लोगों की यहाँ है। हम इस परिवार के यहाँ से सब छोड़ के यहाँ से किसी भी हालत में यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने कोई मुआवजे की बात करी है? मुआवजा, हमको मुआवजे से कोई लेना देना नहीं है। मुआवजा भले वो हमको कितना भी दे, हमको उससे कोई वो नहीं है। हम तो नहीं रहेंगे। महाकाल क्षेत्र की महिला प्राची प्रशांत शिंदे का कहना है कि मैं यहाँ की बहू हूँ और मेरे ससुर पीढ़ियों से क्षेत्र में रहते हैं। हम लोगों ने पूरे जीवन की कमाई क्षेत्र में रहने के लिए मकानों और दुकानों में लगा दी है। अब इसे तोड़ा जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं प्राची प्रशांत शिंदे यहाँ की बहू हूँ, भोपाल से हूँ मैं। और मेरे ससुर जी की पीढ़ियों से यहीं पर ही रहवासी रहे हैं ये लोग। यहाँ पर एक तो कुछ काम धंधे के वो नहीं है, अवसर नहीं है, लोगों को बेरोजगार हैं। एक शिव मंदिर ही है जो बेचारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे भी ये आवाज़ छीने जा रहे हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो यहीं रहें और यहाँ से हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते। उसमें तो बहुत नुकसान होना है, क्योंकि बेचारे एक कोड़ी जमा करके उन लोगों ने अपना जैसे तैसे जीवन यापन करने के लिए बनाए हैं, होटल बनाए हैं। कम से कम उनको कुछ तो उसका मिले, और हम बिल्कुल नहीं चाहते, यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हम। नेमावर में दबंगों द्वारा नाबालिग लड़कियों सहित एक पूरे परिवार को मारकर खेत में दफना दिया गया। वह जुर्म को छुपाने के लिए नमक व यूरिया का उपयोग कर शव को गलाने की जानकारी भी सामने आई है तथा बच्चियों के बलात्कार की समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी है। ये एक अत्यंत दुखद घटना है। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी व विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में पिपली नाका चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने दिवंगत परिवार को श्रद्धांजलि दी गई व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल को दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो तथा भाजपा सरकार द्वारा पक्षपात तरीके से कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि आरोपी भाजपा एवं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश स्थानीय विधायक व भाजपा के लोगों द्वारा की जा रही है। युवा कांग्रेस मांग करती है पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो व दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। विगत 2 दिन पहले नेमावर में 5 आदिवासी पूरा परिवार आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व द्वारा जघन्य हत्या की, इसके विरोध युवा कांग्रेस उस हत्याकांड के लिए सीबीआई जांच की मांग की। आज हमने जिला यूथ कांग्रेस के माध्यम से सारे युवा साथियों ने उस परिवार, पीड़ित परिवार जो पूरा ख़त्म कर दिया गया है, आदिवासी परिवार था, उनको श्रद्धांजलि दी और प्रशासन, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया प्रशासन को और मांग करेंगे इसकी सीबीआई जांच कराए और जो दोषी हैं, जो इस घटनाक्रम में उनका सहयोग कर रहे थे, आरएसएस भाजपा के नेता, वहाँ के विधायक, एसपी खुद उस जिले के, उसको तत्काल सस्पेंड करने की हम मांग करते हैं। भरत शंकर जोशी, जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष।
महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय माननीय विनायक गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पिता बद्री निवासी जिला उज्जैन को धारा 354 भारतीय दंड विधि में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि 28 जून 2018 को पीड़िता ने थाना नरवर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि पीड़िता व उसका पति खाना खाकर घर के बाहर सो रहे थे। घर के बाहर लाइट जल रही थी। रात्रि करीब 12:30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बुरी नीयत से उसके दोनों पैर पकड़कर खींच दिए, जिससे वह चिल्लाई तो उसका पति जाग गया तथा उक्त व्यक्ति के भागने पर उसके पति ने उसे पकड़ लिया। उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश बताया। आरोपी वहां से दौड़कर भाग गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नरवर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान विनायक गुप्ता प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आरोपी मुकेश पिता बद्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28/6/2018 को पीड़िता और उसके पति घर के बाहर सो रहे थे तो आरोपी आया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने जब चिल्ला चोट की तो उसके पति जागे तो आरोपी भागा, जिसे पीड़िता के पति द्वारा पकड़ा गया था और उससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश बताया था। थाना नरवर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया गया था, जहां विचारणा के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया। प्रदेश के उज्जैन में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक के सेवानिवृत्त होने पर उनके साथी विदाई समारोह की तैयारी में थे, लेकिन एक रात पहले ही भोपाल में प्रधान आरक्षक को गृह विभाग की ओर से पत्र दिया गया, जिसमें उनकी जन्म तिथि संशोधित की गई। इस संशोधन के साथ ही प्रधान आरक्षक एक रात में अगले 7 साल की नौकरी के लिए पात्र हो गए हैं। यह दिलचस्प वाकया उज्जैन के यातायात थाने में बतौर प्रधान आरक्षक पदस्थ दयाराम गोंदिया का है। उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख 30 जून 2021 थी। गृह विभाग की ओर से उन्हें 29 जून की रात करीब 11 बजे पत्र देकर बताया गया कि उनकी आयु सर्विस बुक में दर्ज आयु से करीब 8 साल कम है। दयाराम की सर्विस बुक में जन्म तिथि 15 जून 1959 दर्ज थी, जबकि अंक सूची के हिसाब से उनका जन्म 15 जून 1967 को हुआ था। इसी विसंगति की ओर ध्यान दिलाते हुए दयाराम 2018 से विभागीय स्तर पर सुधार के प्रयास कर रहे थे। इस बीच 30 जून को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तय हो गई। अंतिम प्रयास के तौर पर वे भोपाल पहुंचे और गृह विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई। वे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौर से मिले। शाम करीब 6 बजे हुई इस मुलाकात में दयाराम ने अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद दयाराम लौट रहे थे तो राजौर ने उन्हें रोका और मामले की जानकारी ली। पता चला कि पुलिस मुख्यालय की ओर से कुछ दिन पहले अंक सूचियों के सत्यापन के आधार पर दयाराम की जन्मतिथि 15 जून 1967 मान ली गई थी। इस आशय की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद आनन फानन में 29 जून की रात करीब 11 बजे गृह विभाग की ओर से उनकी जन्म तिथि में सुधार का आदेश जारी किया गया और सेवानिवृत्त से ठीक पहले उनकी नौकरी 7 साल और बढ़ गई। अविश्वसनीय राहत मिलने से दयाराम काफी खुश हैं। थाने के साथी भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। परिवार नई नौकरी मिलने की तर्ज पर परिवार खुशियां मना रहा है और मिठाई खिलवा कर खुशी मनाई जा रही है। दयाराम ने इस राहत के बाद पिछले तकलीफों को भुलाते हुए सभी का आभार माना है। सर, ये जैसे ही मतलब मुझे 2018 में मालूम पड़ा था तो मैंने अपने टीए साहब के मार्फत आवेदन दिया था पुलिस अधीक्षक महोदय जी लज्जन को। फिर आगे कार्रवाई चलती रही। फिर मेरे से दस्तावेज मांगे, फिर मैंने पेश किए। फिर यहाँ से मेरी फाइल पुलिस मुख्यालय भोपाल चली गई थी। फिर वहाँ से मंत्रालय चली गई। वहाँ से भी फिर कुछ आया था जवाब, तो मैंने वापस दे दिया था। तो मेरी फाइल इसी प्रक्रिया में चलती रही और मेरी जन्म दिनांक सही हो गई।
अगर ये नहीं होता तो आप कितने साल पहले रिटायर्ड हो जाते और कितना नुकसान होता आप? मैं 8 साल पहले ही रिटायर मुझे कर ही दिया था, आदेश मेरे को दे दिया गया था। बाकी वो सभी अधिकारियों का अच्छा सहयोग रहा। एक दिन पहले ही मेरी जन्म दिनांक सही हो गई, तो मुझे रिटायर्ड नहीं किया गया और वापस मैं नौकरी कर रहा हूँ। सभी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और बाबा महाकाल का भी अच्छा आशीर्वाद रहा। सभी को धन्यवाद करता हूँ। मानसिक रूप से तो क्या, बाकी जब भी अधिकारियों ने बहुत ही सहयोग किया, सभी मतलब मेरे जो भी दस्तावेज थे उन पर अनुशंसा कर करके ने मेरी फाइल आगे बढ़ती रही और एंड में उसका परिणाम सही हो गया। पुलिया व सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि सोमवार तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत बरूखेड़ी के गांव सरवन खेड़ा के रहवासियों द्वारा खाल पर पुलिया व सड़क निर्माण हेतु सांकेतिक धरना प्रदर्शन भाजपा नेता शंकर लाल अहिरवार के नेतृत्व में किया गया। ग्रामीणों की मांग है कि खाल पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, साथ ही पीने के पानी के लिए भी लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। कार्रवाइयाँ होती वो सब समझ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन था। हाँ, लॉकडाउन के कारण कोई भी साथी काम नहीं हो रहा था। इवन हम लोगों के कार्यालय में भी अभी इतनी ज़्यादा पेंडेंसी हो गई, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जितना हम लोगों के पास समय मिलता जा रहा है हम लोग फाइल निपटाते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही फाइल मैडम से बात हुई है, एसडीएम साहब की भी उनसे बात हो गई है, तो ये फाइल उनके पास प्रस्तुत हो गई। सोमवार मंगलवार तक इंतजार कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा ये है सोमवार से मंगलवार ना हो। मैडम ने अभी मुझे कॉल किया कि आप बता दीजिए, मुझे पूरा आश्वासन है ना कि सोमवार यही बात बोली कि सोमवार। तो मैंने कहा मैडम आप बोल रही है, यस कर लिया मैंने, लेकिन आप तहसीलदार साहब आ रहे हैं, एडीएम साहब से मेरी बात हो गई थी, तो मैंने कहा आ रहे हैं नायब साहब तो वो आ जाए, उनके मुंह से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। महिदपुर अनुविभागीय अधिकारी एवं जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन प्रियंका टेगोर ने जिलाधीश से बातचीत कर सोमवार तक फाइल पर कलेक्टर के हस्ताक्षर करवाना, स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करने को कहा है तथा धरना स्थल पर नायब तहसीलदार चौरसिया ने ज्ञापन लेकर धरना समाप्त करवाया। धन्वंतरी मार्ग स्थित समय होटल के पीछे गली में एक हाथ से विकलांग लखन नामक व्यक्ति ने एक गुमटी लगाकर मोबाइल शॉप लॉकडाउन के पहले खोली थी, जिसका विरोध स्थानीय रहवासियों व दुकानदारों द्वारा किया गया था। लेकिन उक्त व्यक्ति ने लोगों को ये कहकर डराना चालू कर दिया कि मेरी बड़े बड़े नेता अधिकारियों व गुंडे बदमाशों से पहचान है और मैं आप लोगों को हैंडीकैप एक्ट में फंसा दूंगा। और आज आलम यह है कि उसने पूरी गली पर कब्जा कर लिया है, आने जाने के लिए मार्ग तक नहीं बचा है। इससे स्थानीय रहवासी व दुकानदार के ग्राहकों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी होना पड़ रहा है। रहवासियों और दुकानदारों की माने तो ये गुमटी पहले सामने एक मकान पर लगी थी, उन्होंने वहाँ से हटवा दी तो रातों रात उसने ये गुमटी यहाँ लगा ली और लोगों को हैंडीकैप होने का फ़ायदा उठाकर परेशान करने लगा और पूरी गली पर कब्जा कर लिया। प्रशासन से अपील है कि ये गुमटी जल्द से जल्द हटाई जाए। तो हमारी गली में लखन नाम के ब्रदर हैं, इन्होंने गुमटी है, इनकी गुमटी के कारण जो हमारी गली है इनने सब दूर फैलाव कर रखा है और हम इनको मना करते हैं कि भैया आपका सामान हटाओ या हटाओ, हमको आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये हमें बोलते हैं कि मेरे बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दादाओं से पहचान है और तुम लोगों को मैं हैंडीकैप एक्ट में फंसा दूँगा। किस चीज़ की दुकान खोल रखी है? मैं मोबाइल शॉप की दुकान खोल रखी है और पूरी गली में बैनर चला रखे हैं और जब भी हम उनको समझाना चाहते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें हैंडीकैप एक्ट में फंसा दूंगा या बड़े बड़े नेताओं से पहचान। आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।